नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है हरियाणा और जिला है भिवानी। हुआ कुछ यूँ कि 29 मार्च 2025 को भिवानी के दिनोद रोड पर रोड के किनारे के एक नाले में एक शव की दुर्गंध फैली। आसपास के लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस आई और पुलिस ने उस शव को बाहर निकाला। वो एक युवक का शव था। युवक की उम्र रही होगी 28-29 साल, लेकिन शव 3-4 दिन पुराना लग रहा था, जिसकी वजह से शव सड़ चुका था और उसको पहचानने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन पुलिस ने उसको अपनी कार्रवाई करते हुए जो भी अज्ञात लाशों के बारे में जो SOP है उसको फॉलो करके और फिर उसे उसके फ़ोटो और बाकी चीज़ें करके उसकी डिटेल्स उन्होंने सब जगह प्रसारित कर दी। और दूसरे दिन 30 मार्च को शाम को घर वालों को, जो उस युवक के घर वाले थे, उन्होंने आके और मॉर्चरी में उसके शव को पहचान लिया। वो पुराने बस स्टैंड के पास, भिवानी के पुराने बस स्टैंड के पास गुजरों की ठाणी का रहने वाला प्रवीण था। बहरहाल प्रवीण और उसका पूरा घर आ गया। प्रवीण की पत्नी, प्रवीण का एक 6 साल का बेटा और उसके परिजन सब आ गए और सब इस कोशिश में थे कि ये पता लगे कि ये आखिर यहाँ नाले तक ये शव कैसे पहुँचा या ये व्यक्ति यहाँ नाले के पास कैसे पहुँचा जिसकी वजह से इसकी हत्या हुई। बहरहाल पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन आया, यानी उसका गला कस के, गले किसी चीज़ से गले को कस के उसकी हत्या की गई थी। हत्या की FIR दर्ज कर ली गई। पुलिस उसके घर से और नाले तक पहुंचने वाले CCTV फुटेज खंगालने लगी और जल्दी ही CCTV फुटेज से उसे ये पता लग गया कि एक मोटरसाइकिल निकली है जिसमें 3 लोग बैठे हुए हैं। बीच में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसने चद्दर लपेट रखी है और ऐसा लगता है कि ये दिखाया जा रहा था कि ये बीमार है। पीछे एक महिला बैठी थी और एक पुरुष उस मोटरसाइकिल को चला रहा था। पुलिस ने फिर इस संबंध में बातचीत करनी शुरू की कि आखिर ये लोग कौन हैं। फिर ये पता लगा कि जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसका नाम सुरेश था। बीच में जो बैठा हुआ था संभवतः वो प्रवीण की लाश थी और पीछे जो महिला बैठी हुई थी वो प्रवीण की पत्नी रवीना थी। पुलिस दोनों को पकड़कर ले आई। पुलिस ने उनसे सच्चाई जानने का प्रयास किया। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी पुलिस को अपने हथकंडे अपनाने पड़े, कई श्रेणियों में पूछताछ करनी पड़ी, लेकिन सच सामने आ गया। फिर जो डिटेल सामने आई वो ये आई कि रवीना वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील्स बनाने की एडिक्ट थी और जो सुरेश था वो उसका इंस्टाग्राम और रील्स का से बना हुआ उसका फ्रेंड था। पहले जब दोनों रील डालते थे किसी तरह से, आप जान ही रहे हैं कि जब भी आप सोशल मीडिया में ज़्यादा गोते लगाएंगे, ज़्यादा विचरण करेंगे, कोई न कोई मिल ही जाएगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। नाले में जो लाश मिली उसके बारे में सदर थाने के SHO, वो सदर थाने में पड़ता है, नरेंद्र कुमार ने ये बताया कि 29 मार्च को दिनोद रोड के नाले पर एक शव पड़े होने की सूचना मिली। बाकी उन्होंने सारे काम किए, पहचान के प्रयास शुरू कर दिए। थाने और आसपास के जो WhatsApp ग्रुप हुआ करते हैं उन पे उन सबको डाला गया और फिर अगले दिन, 2 दिन बाद बल्कि पहली को 30 या 31 को वो उसके घर वाले आ गए और उन्होंने बताया कि ये उसका प्रवीण का शव है और प्रवीण गुजरों की ढाणी का रहने वाला था और रवीना उसकी
पत्नी थी। अब पुलिस ने बातचीत के आधार पर बातचीत करनी, मैं आपको बता रहा हूँ केस खुला कैसे कैसे पता लगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब वो पकड़े गए तो उन्होंने तमाम प्रयास के बाद सही बात बता दी। पकड़े इस तरह से गए कि प्रवीण के पिता सुभाष ने ये बताया कि उसके बेटे की शादी करीब करीब 8 साल पहले रेवाड़ी के गांव जुड़ी की रहने वाली रवीना से हुई थी। उसका एक बेटा भी है जो आज की तारीख में करीब करीब 6 साल का है। शादी के करीब 1.5 साल 2 साल बाद प्रवीण और रवीना के बीच में अनबन हुई। उसके पिता ने बताया कि प्रवीण को उसकी पत्नी रवीना के रील्स बनाने पर एतराज़ था। सुभाष बताते हैं प्रवीण के पिता कि उसके रील्स बनाने से सुभाष को भी मोहल्ले में, बाजार में या जहाँ कहीं वो जाता था, उसको उसकी बहू के नाम से लोग तुरंत जान जाते थे कि ये रवीना के ससुर हैं। तो इतना वो रील्स में रम गई थी या रील्स से इतना फेमस हो गई थी कि उसकी वजह से प्रवीण और रवीना में अनबन शुरू हो गई। ये करीब 6 साल पहले की बात है। पत्नी उसकी यूट्यूब पे फिल्में बनाती थी, फिल्में भी, शॉर्ट फिल्में भी बनाती थी, रील्स भी बनाती थी, और जो आजकल बच्चे सब कर रहे हैं वो सब भी उन रील्स के माध्यम से प्रोजेक्ट करती थी। और ससुर का ये कहना है इसके कारण उसके यहाँ बाहर से बहुत से लोग मिलने आया करते थे। ससुर का स्पष्ट आरोप भी था कि वो अवैध संबंध भी ऐसे लोगों से जो यूट्यूब या उसके ज़रिए आते थे, इंस्टाग्राम के रील्स के ज़रिए, उनसे उसके संबंध हो गए। ऐसे आने जाने वालों के कारण भी प्रवीण और रवीना का झगड़ा शुरू हो गया। करीब 1.5 साल पहले हांसी के गांव प्रेम नगर का रहने वाला सुरेश भी रवीना के संपर्क में आ गया। सुरेश भी इसी तरह के शॉर्ट रील्स और यूट्यूब पे तमाम अपने प्रोग्राम दिया करता था, और एक ही समय में लगभग दोनों की रील्स अपलोड हुआ करती थी। लोग भी, देखने वाले लोग भी सुरेश और रवीना को जोड़कर देखने लगे, जोड़कर समझने लगे और जोड़कर बातचीत करने लगे। सुरेश 2 बच्चों का बाप था, और जब ये बात बाहर बाजार में सुभाष को पता लगी तो प्रवीण को भी पता लगी, और इसको लेकर दोनों में, रवीना और प्रवीण में, फिर नए सिरे से झगड़ा शुरू हो गया। उसने कई बार कहा कि तुम अकेले रील बनाती हो, घर में बनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो सुरेश यहाँ आता है और ये कहता है कि हम लोग साथ साथ घर में रील बनाएंगे, कभी कमरे में, कभी छत में, कभी आंगन में, कभी घर के बाहर, ये बात ठीक नहीं है, इससे हमारी बदनामी हो रही है। मेरे पिताजी को भी तरह तरह की बातें बाज़ार में सुनने को मिलती हैं, और इस तरह से ये झगड़ा बढ़ता गया। और होली में वो आई, प्रवीण की होली में भी उससे बहुत कहा सुनी हुई, लेकिन होली के बाद से प्रवीण का कोई पता नहीं लगा। 25 मार्च की शाम को रवीना घर आई थी। थोड़ी देर बाद प्रवीण भी घर आया। प्रवीण घर आते ही दोनों का झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि कई दिन बाद रवीना बाहर से घर आई थी, बच्चे को छोड़कर जाया करती थी। उस बच्चे को लेकर ही प्रवीण ने तमाम तरह की बातें उससे की, और प्रवीण का कोई, उसके बाद से प्रवीण का कोई पता नहीं लगा। घर वाले भी परेशान थे, रिश्तेदार भी परेशान थे, और रवीना ने कुछ भी नहीं बताया। उसने कहा झगड़ा किया, झगड़ा करने के बाद घर से चले गए, मुझे पता नहीं कहाँ गए। और घर वालों के साथ वो भी उसको ढूंढने का काम करने लगी। उसके बाद जैसे ही अखबारों में ये खबर छपी कि दिनोद रोड पर एक शव मिला है, शव के में शर्ट और पैंट इस कलर के हैं, जो शव पर पैंट और शर्ट है। उसके बाद प्रवीण के पिता सुभाष अस्पताल, पहले थाने पर गए, पता लगा शव अस्पताल में है, और वहाँ जब उन्होंने देखा तो वो उनके बेटे प्रवीण का ही शव था। तब उसको ये याद आई, उसके पिता को, कि 25 की रात रवीना घर पर थी, झगड़ा हुआ था, और झगड़ा होने के बाद से ही प्रवीण गायब है। ये बात उसने फौरन जाकर
पुलिस वालों को बताई। पुलिस वालों को ये बताया कि वो इस तरह से 25 को आई थी। उस समय प्रवीण घर पे नहीं था और जैसे ही प्रवीण आया दोनों में कहासुनी शुरू हुई, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद से प्रवीण का पता नहीं लगा। उस रात की सीसीटीवी फुटेज यानी 25 की रात की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने निकलवानी शुरू की। निकलवाते निकलवाते उसे एक जगह एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग जाते हुए दिखे। उसे शक भी हो गया कि ये चलाने वाला सुरेश ही है, लेकिन फिर घर वालों को बुलाकर वो फुटेज दिखाई गई तो बेशक बिल्कुल पुख्ता हो गया कि जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो सुरेश था। बीच में जिसको चद्दर में लपेट के बीमार, ऐसा लगे बीच में बैठा हुआ व्यक्ति जैसे ये बीमार है, उसे हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन उसकी एक तरफ की शक्ल से उसके पिता ने बता दिया कि ये प्रवीण है और सबसे पीछे बैठी हुई रवीना है। फिर पुलिस ने रवीना से इस सिलसिले में पूछताछ शुरू की कि आखिरकार हुआ क्या था। उससे पूछताछ में काफ़ी समय लगा। रील्स बनाने की आदी रवीना हर सब्जेक्ट पे रील बनाती थी, इसलिए उसने किस्सा कहानी गढ़ने में कोई कोताही नहीं की। तरह तरह के किस्से पुलिस को बताए, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से इतने पुख्ता प्रमाण मिल गए थे कि पुलिस को भी पूछताछ करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और पुलिस ने अपने सभी जो कारगुजारियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल करके सही उससे उगलवा लिया, सच उससे उगलवा लिया। और तब उसने बताया कि मैंने और सुरेश ने मिलकर प्रवीण की हत्या कर दी थी और हम ही लोग उस मोटरसाइकिल पर उस लाश का डिस्पोजल करने के लिए दिनोद रोड पर सड़क के किनारे वाले नाले में चद्दर में लपेटे हुए उस शव को फेंक दिया था। उसने फिर सिलसिलेवार बताया कि वो पति से मिलने के लिए होली के समय घर आई और उसके आते ही जब वो आई तो प्रवीण घर पे नहीं था। प्रवीण जैसे ही आया उसका झगड़ा शुरू हो गया और वो गुस्से में बहुत चीज़ें उसको, बहुत बातें उसको बोलने लगा। जब काफ़ी कहासुनी हो गई तभी उसने कहासुनी हुई, फिर उसके बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद वो लेटने चला गया, लेकिन सोया नहीं था। उसी गुस्से में मैंने यानी रवीना ने बताया कि मैंने सुरेश को फ़ोन लगाया और ये कहा कि अब तुम चले आओ, अब बहुत हो गया, इसे रास्ते से हटाना होगा। थोड़ी ही देर में सुरेश भी आ गया। सुरेश को इतनी रात में अपने घर में देखकर आग बबूला हो गया प्रवीण, और इसी बीच मौका देखकर सुरेश ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और फिर सुरेश और रवीना ने मिलकर उसका रवीना की चुन्नी से उसका गला कस दिया और दोनों ने चुन्नी से गले को तब तक उसमें कसावट बनाए रखी जब तक कि प्रवीण की सांस रुक नहीं गई और उसके बाद उसकी मृत्यु नहीं हो गई। इसके बाद रात करीब 1 बजे मारने के बाद इनको लगा कि अगर ये घर में रहेगी तो भी बाकी लोग देखेंगे, भी बेटा देखेगा, दुनिया भर की बात। उसे चुपचाप ले गए और उसके बेडरूम में उसके बिस्तर के नीचे उसे छिपा दिया। अनाज की कुछ बोरियां थीं वो सामने रख दी ताकि कोई अगर घुसे तो प्राइमा फेसी उसे लाश पलंग के नीचे न दिखाई पड़े। फिर दोनों ने प्लान बनाया कि इसका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा। सुरेश और रवीना ने मिलकर पहले सिर को खुला रखा, सिर के पूरे भाग को चद्दर से अच्छी तरह से लपेट दिया और उसको हाथ और पैर उसके उससे नाड़े से, पजामे के नाड़े से या पेटीकोट के नाड़े से उसे बांध दिया ताकि उसे बैठाने में, जब वो मोटरसाइकिल पर बैठाएं तो उसका हाथ पैर इधर उधर न दिखाई पड़े या झूलता हुआ न दिखाई पड़े कि आने जाने वाले को शक हो जाए कि जो ये व्यक्ति है इसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन सिर खुला रखा ताकि अगर कोई देखे तो उसकी यही समझ में आए कि इस व्यक्ति की तबीयत खराब है और इसे अस्पताल कहीं पर ये महिला ले जा रही है। साथ में महिला होती है तो लोग कम शक करते हैं कि ज़रूर कोई न कोई बात होगी, तभी उसकी घर की महिला उसे कहीं ले जा रही है। खैर, बीच में शव को पकड़कर वही बैठी थी, अपने पति के शव को पत्नी रवीना ही पकड़कर बैठी थी। उसके बाद दिनोद रोड पर पहले ही उसको अंदाज़ा था सुरेश को
कि दिनोद रोड वाले बड़े नाले में ही इसे फेंकना है। घर से निकलकर वो उस नाले में ही उसको फेंक दिया और फिर वहीं से दोनों चले गए, घर नहीं लौटे, सुरेश और रवीना दोनों। 28 मार्च को रवीना फिर घर आई और देखा कि पूरा घर प्रवीण को खोज रहा है। उसके ऊपर सवालों की बौछार लोगों ने कर दी। उसने शांत भाव से ये बताया, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे रील्स बनाने पर प्रवीण को कितना एतराज़ था और उस दिन भी उसने बहुत कहासुनी की, मुझसे मारपीट भी की और फिर गुस्से में घर से बाहर चला गया। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है, लेकिन सीसीटीवी ने सारी पोल पट्टी जितनी थी सुरेश और रवीना दोनों की खोल दी और फिर दोनों ही पकड़े गए। आज की घटना देखिए, आज फिर एक पति की हत्या हो गई। पिछले 5-7 दिनों में जो चीज़ें, जैसे मेरठ की 2 घटनाएं और भी घटनाएं जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की या कराई, तो आज भी इस आज की घटना में भी एक बेचारा निरपराध पति इन दोनों के, अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के हाथ मारा गया। कारण सिर्फ इतना कि पति अपनी पत्नी के प्रेम संबंधों से परेशान था। ज़्यादा लोगों को आना, रील्स का बनाना, ये बहाना बनाना कि ये रील्स बनाने वाले हमारे दोस्त हैं, हम इनके साथ रील्स बनाते हैं, हमें उससे व्यूज़ मिलते हैं, हमें उससे पैसा मिलता है। तो इस चीज़ का उसने दिमाग ये लगाया प्रवीण ने कि अगर इसका रील्स बनाना बंद हो जाए तो लोगों का आना जाना और इससे संपर्क में रहना और ख़ासकर सुरेश का घर पे आना जाना अपने आप बंद हो जाएगा और सुरेश से इसको छुटकारा मिल जाएगा। एक बार उसका आना जाना बंद हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, हम धीरे धीरे इसको समझा लेंगे। पति प्रवीण ने पत्नी को रील्स बनाने के लिए मना करना शुरू किया कि अब तुम रील्स बनाना बंद कर दो, बहुत बदनामी हो रही है, तुम्हारी रील्स की वजह से ही लोग हम पर कमेंट और टॉन्ट करते हैं और ख़ासकर किसी के साथ घर में रील्स बनाना, सुरेश के साथ रील्स बनाना घर के भीतर, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो या तो तुम अकेले रील बनाओ या कुछ दिन के लिए रील बनाना बंद कर दो। इस बात पर रवीना बिल्कुल राजी नहीं हुई। उसने कहा बिल्कुल मैं रील बनाऊंगी, रील पोस्ट करूंगी और हम जिसके साथ चाहें उसके साथ रील बनाएंगे। तुम्हें घर में आपत्ति है, ठीक है, अब हम लोग बाहर की लोकेशंस, वैसे भी घर की लोकेशंस वाली रील अब बहुत हो गई हैं, इसलिए उसमें उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। अब हम लोग बाहर की लोकेशन पर रील बनाएंगे। जैसा उसके पिता ने बताया कि रवीना और सुरेश नज़दीक ही आए यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रील बनाने के चक्कर में। फिर धीरे धीरे दोनों ने अपनी टाइमिंग सेट की, कौन पहले अपलोड करेगा, कौन बाद में करेगा। फिर फ़ोन से बात शुरू हुई, फिर बाहर मिलना शुरू हुआ और फिर इस बहाने से रवीना उसे घर बुलाने लगी कि हम लोग मिलकर रील्स बनाएंगे, वो ज़्यादा हिट होगी, तुम अपने यहाँ पोस्ट करो, मैं अपनी आईडी से पोस्ट करूँगी। फिर इस बहाने से दोनों घर पे आने लगे और तभी दिमाग खटक गया प्रवीण का कि अब मामला कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है और इसी बात को लेकर प्रवीण से उसका झगड़ा बढ़ता गया और बहुत बढ़ने लगा। तब प्रवीण और रवीना ने अपने अपने घर में ये बताया कि अब घर वाली रील्स उतनी नहीं चल रही हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली के जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स वाले जो प्लेसेस हैं, जो जगह हैं, वहाँ पर जो लोकेशंस हैं, वहाँ पर हम रील बनाएंगे तो हमारी रीच भी बढ़ेगी, हमारे व्यूज़ भी बढ़ेंगे। इस बहाने से वो 3-3, 4-4 दिन बाहर रहने लगे, दिल्ली या दिल्ली के आसपास की ऐसी जगहें जहाँ पर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स थे, वहाँ पर ये दोनों जाके रील्स बनाने लगे और फिर साथ रहने भी लगे। ये बहाना था उनका बाहर रील्स बनाने के लिए। और लेकिन पैसा कितना दिन टिकता है, 4-6 दिन बाद जब पैसा ख़त्म होता था वो फिर वापस आया करती थी और उसके आते ही उसके साथ गाली गलौज करने लगता था प्रवीण। तब उसे ये लगा कि अब बहुत हो गया और दोनों ने मिलकर, सुरेश और रवीना ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा।
और सुरेश तो चाहता ही था कि एक बार रवीना राजी हो जाए, क्योंकि उसका पति है, तो इसको रास्ते से हम हटा देंगे। और फिर वही हुआ, जिस दिन झगड़ा ज़्यादा हुआ उस दिन सुरेश को रवीना ने बुलाया और दोनों ने मिलके इसकी हत्या कर दी। देखिए, ये जो इंटरनेट का बढ़ता हुआ एडिक्शन है, ये पता नहीं कितनों की ज़िंदगी खराब कर चुका है और पता नहीं कितनों की ज़िंदगी खराब करेगा, आगे भी करेगा। ये मोबाइल देवता का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, कबीर दास जी ने एक बात कही है, उनकी ये जो पुराने लोगों की कही हुई बातें हैं, कहावतें हैं, वो आज भी कितनी सटीक हैं कि उन्होंने अति के बारे में लिखा। किसी चीज़ की अति, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, उनका बहुत फेमस, उनका बहुत ही फेमस या जो बहुत ही प्रसिद्ध एक दोहा है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि न तो बहुत अधिक बोलना अच्छा है, न बहुत अधिक चुप रहना अच्छा है, न बहुत अधिक पानी का बरसना अच्छा है, न बहुत अधिक धूप का निकलना अच्छा है। कहने का मतलब किसी भी चीज़ की अति वो बुरी होती है। तो इसीलिए वर्जित किया गया है कि किसी चीज़ का प्रयोग अधिक, बहुत अधिक मात्रा में वो ठीक नहीं होता। इसीलिए अति किसी भी चीज़ की खराब होती है, चाहे वो मोबाइल पर बातचीत की हो, मोबाइल पर रील्स की हो, या मोबाइल पे दूसरी एक्टिविटीज़ की का एडिक्शन हो। इसलिए इससे बचें, दूर रहें, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।